नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, लाल किले के नजदीक सोमवार शाम कार में हुआ धमाका पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर नबी ने ही अंजाम दिया था। घटनास्थल पर कार में कीचड़ों में मिली लाश से लिए डीएनए के नमूने का उमर की मां के डीएनए से मिलान हो गया है। इस बीच जांच में खुलासा हुआ है कि उमर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर दिल्ली में मुंबई के 2008 के 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की फिराक में था, इसलिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा किया गया था। जांचकर्ताओं को फरीदाबाद के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के तहत पकड़े गए 8 संदिग्धों से पूछताछ में साजिश का पता चला है। एजेंसियों के मुताबिक लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर उनके निशाने पर थे। देश भर में रेलवे स्टेशनों और शॉपिंग मॉल्स को भी निशाना बनाने की तैयारी थी। इस बीच शक के घेरे में आए अल फलाह विश्वविद्यालय ने कहा कि गिरफ्तार दोनों डॉक्टरों से उसका सिर्फ पेशेवर संबंध है। हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से व्यथित हैं। हम जिम्मेदार संस्थान हैं, राष्ट्र के साथ एकजुटता से खड़े हैं। केंद्र सरकार ने लाल किले के नजदीक कार विस्फोट को जघन्य आतंकी वारदात करार देते हुए कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया गया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के 500 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। 12 से अधिक डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपिया जिलों में आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए की गई थी। अकेले कुलगाम में 200 और श्रीनगर में 150 से अधिक जगह छापे मारे गए। इस दौरान आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल उपकरण जब्त किए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से अधिकतर दक्षिण कश्मीर के हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे। भारत पर्व 2025 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की गौरवशाली परंपरा और उसकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुजरात सदैव देश को नई दिशा देने वाला राज्य रहा है। यह भगवान सोमनाथ और भगवान नागेश्वर नाथ की पावन भूमि है, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यही वह धरती है जिसने भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने गुजरात को भारत की शक्ति, संस्कृति और प्रेरणा का केंद्र बताया। सदैव से देश को एक राह दिखाने वाला राज्य रहा है और वह राह दिखाने वाला मार्ग आज से नहीं, याद करिए उत्तर प्रदेश की ही धरा से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण इस पावन धरा पर आए थे और द्वारिकाधीश बनकर के धर्म की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाए थे। ये गुजरात की धरा है। याद करिए, भारत के अंदर शुद्धि का कार्यक्रम चला करके किसी कालखंड में किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति अपने मूल समाज से हट गया है तो उसे वापस ला करके आर्य समाज के बड़े आंदोलन को भी आगे बढ़ाने का कार्य इसी धरा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। यही धरा है जिसने भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत की स्वाधीनता के अगुवा के रूप में देकर के भारत की स्वाधीनता के मार्ग को प्रशस्त किया था और स्वतंत्र भारत में कैसा भारत हमें चाहिए, भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह पावन धरा है
और इसलिए कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन न करता हो। गुजरात भगवान सोमनाथ की पावन धरा है, भगवान नागेश्वर नाथ की पावन धरा है, भारत की आध्यात्मिक, भारत की विरासत की भूमि भी है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली पावन धरा है। और आज मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे इस स्थल पर आज उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से दूसरी बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह भारत की एकता की प्रतिमूर्ति सरदार साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का परिणाम है। उनकी विजनरी लीडरशिप में भारत अपनी विरासत को कैसे सम्मान दे रहा है, कैसे उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुषों के गौरवशाली विराट व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना रही है। यह पिछले 11 वर्षों में पूरे भारत ने नजदीक से महसूस किया। वहीं बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 4000 प्रतिभागी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। सीएम धामी ने देवभूमि उत्तराखंड में सभी अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य की खेल प्रतिभाओं को पहचान मिलेगी, उन्हें आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे राज्य में बहुत शानदार आयोजन है। प्रधानमंत्री जी का और राज्य वन मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ उनको मेजबानी देने के लिए। यहाँ 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और सब मिलाकर खिलाड़ी और हमारे कोच और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 4000 से अधिक लोग आज इस वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से हमारे राज्य की खेल प्रतिभाओं को और आगे आने का अवसर मिलेगा, कोई प्रोत्साहन मिलेगा और शानदार अपनी फिटनेस भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया जैसे मूवमेंटों को निश्चित रूप से इससे एक ताकत मिलती है, आगे बढ़ने की सबको प्रेरणा मिलती है। हम खेलों के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के अंदर शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इसमें हमारे खिलाड़ियों ने राज्य के बहुत शानदार प्रदर्शन किया और 103 पदक जीतकर तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया, जो हमारे राज्य के बहुत खिलाड़ियों के लिए गौरव का क्षण है, राज्यवासियों के लिए। और इसके राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से देवभूमि खेल भूमि की ओर भी अग्रसर हुई है और हम आगे भी अनेक जैसे नई खेल नीति लाकर हमने खिलाड़ियों में प्रोत्साहन का काम किया है। अभी कल ही हमारे राज्य की बेटी जिसने महिला क्रिकेट शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम का सदस्य को प्रोत्साहित करने के लिए हम आगे आए। हम हमेशा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के प्रतिबद्ध संकल्पबद्ध है। आउट ऑफ टर्न खिलाड़ियों की जो नियुक्ति का प्रावधान भी हमने किया है। वहीं बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के भीतर धामी सरकार ने अब लिव इन में रहने वाले युगल की गोपनीयता और बढ़ाई गई है। इसके तहत अब लिव इन इनमें रहने वाले युगल के माता पिता को इन संबंधों की जानकारी देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। पुलिस को भी इनकी सूचना केवल जानकारी के लिए ही दी जाएगी। लिव इन संबंधों की समाप्ति पर युवती के गर्भवती होने अथवा बच्चे होने की सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। लिव इन में रहने वाले
को मकान मालिकों से प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी नहीं होगा। साथ ही नियमावली से अब वैवाहिक पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। वहीं प्रदेश में इस वर्ष फरवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली भी बनाई गई है। इस नियमावली के कई प्राविधानों पर निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। इस पर कई व्यक्तियों ने हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में गृह विभाग ने अब इस नियमावली में संशोधन कर दिया। इसे समान नागरिक संहिता चतुर्थ संशोधन नियमावली नाम दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें विवाह पंजीकरण व लिव इन संबंधी कई अहम संशोधन किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें कहा गया कि यह राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई एक जघन्य आतंकी घटना है। मंत्रिमंडल ने पीड़ितों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि मामले की जांच तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए। अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के दायरे में लाने का संकल्प भी जताया गया। दिल्ली आतंकी हमले पर केंद्र का बड़ा निर्णय पारित हुआ। वहीं मंत्रिमंडल ने इस निर्णय को पारित किया। आज कैबिनेट की शुरुआत में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूंगा। द कैबिनेट एक्सप्रेस्ड इट्स प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators, and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. और वहीं अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने हाल ही में अपनी 25वीं वर्षगांठ पूरी की है, जिसे राज्य रजत जयंती के रूप में माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए और नवनिर्मित विधानसभा भवन व जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य आज आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह पर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्य को
निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हम लोगों का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। इसको रजत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि 1 नवंबर जो प्रदेश का स्थापना दिवस था उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में थे और उन्होंने हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी इनॉग्रेशन किया, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किया और जो एक ट्राइबल म्यूजियम बना है, आज़ादी की लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समाज के जो लीडर थे उन्होंने अलग अलग 14 क्रांति की थी। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, ये सब उनका अलग अलग चित्रण है। तो ट्राइबल म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और छत्तीसगढ़ में 32% पॉपुलेशन जनजातीय समाज का है और इनके विकास के लिए ही 1 नवंबर 2000 को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी किया। उनका हम नमन भी करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं। और 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बहुत विकास हुआ है। 25 वर्षों में पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी, आज करीब 2 साल होने को जा रहा है। लंबे समय तक हम लोग की सरकार यहाँ पर रही है और बहुत विकास हुआ है। एक समय ऐसा था कि यहाँ लोग मतलब उनको भूखे रहना पड़ता था, गरीबी के कारण कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था तो बच्चे उपवास होते थे। लेकिन हम लोग की सरकार आई तो तत्कालीन सरकार ऐसी सुंदर पीडीएस की प्रणाली लाई जिसके कारण आज 1 रुपया किलो में अनाज मिल रहा है, तो भूख का बिल्कुल पलायन हो गया है। और हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में 25 वर्षों में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। एक तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उन्होंने शुरुआत किया, उससे भी हमारे प्रदेश के गांव बारहमासी रोड से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 1 मेडिकल कॉलेज था, आज 14 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, आज 18-19 यूनिवर्सिटी हैं, आज जगह जगह पर शिक्षण की संस्थाएं हैं, हर विकास खंड में कॉलेज की स्थापना हुई है। और शिक्षण की जो उच्च शिक्षा की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ यहाँ 25 वर्षों में आई है। तो 25 वर्षों में काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ है। और एक जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक था नक्सलवाद, उससे भी डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 को इसको देश से समाप्त करना है और हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ भी रहे हैं, उनका संकल्प भी पूरा होगा। और जो हमारा बस्तर क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास से अछूता था, वहाँ भी हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से आज 327 गाँव को आबाद कर चुके हैं और वहाँ पर सरकार की सभी योजनाओं को पहुँचा पाने में सफल हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का है, तो हम लोग भी 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसकी पूरी रूपरेखा बनी है और उस हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। सर, एक सवाल है दिल्ली को लेकर। दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 19 से ज़्यादा लोग भर्ती हैं अभी और घायल हैं, जिनसे पीएम मोदी भी आज एलएनजेपी अस्पताल में मिलने गए थे। क्या कहना चाहिए? देखिए, तो नया भारत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और ऐसा भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं है और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। अब ऐसे भारत में इस तरह इसकी तो निंदा करते हैं, लेकिन कोई भी दोषीदार हो और वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। क्या छत्तीसगढ़ में कोई हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि काफ़ी राज्यों में हाई अलर्ट? जी बिल्कुल, सब तरफ जैसे ही वहाँ पर घटना घटी उसके बाद में सतर्कता अलर्ट किया गया।
और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फायर एनओसी के नियमों को सरल कर दिया है। वर्तमान समय में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र विभिन्न प्रकार के भवनों के उपयोग के वर्गीकरण के आधार पर दिया जाता है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के प्रावधानों में बदलाव किया है। अत्यधिक संवेदनशील हॉस्पिटल एवं हाई हैजार्ड इंडस्ट्रियल भवनों को छोड़कर इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए शेष समस्त भवनों और ऑक्यूपेंसी के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का फैसला किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार उपरोक्त भवनों के लिए वर्तमान समय में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की अवधि आवासीय भवनों के लिए 5 वर्ष और गैर आवासीय भवनों के लिए 3 वर्ष है। वहीं होटलों, अस्पतालों और अत्यधिक संकट वाले औद्योगिक भवनों के लिए 1 वर्ष निर्धारित है। वहीं होटलों, अस्पतालों और अत्यधिक संकट वाले औद्योगिक भवनों के लिए 1 वर्ष निर्धारित है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 के प्रावधानों में बदलाव किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।